कैसे हैं आप लोग। मैं रविकांत त्रिपाठी जनपद देवरिया उत्तर प्रदेश से आज आपके साथ हूं और आज का जो मेरा नया टॉपिक है आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, एग्जाम टिप्स। परीक्षा की तैयारी घंटों में नहीं मिनटों में। ये बिल्कुल एक नई चीज मैं लेकर के आया हूं और ये पिछले 4 दिनों का मेरा खुद का अपना रिसर्च है। आप लोग देख रहे होंगे कि मैं लगातार आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। डेली शाम को मैं लाइव क्लासेस लेके चल रहा हूं क्योंकि एकाएक जो है यूपी बोर्ड ने परीक्षा कमेंस कर दी 24 मार्च को। और हिंदी के पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजभाषा है हमारी हिंदी, और हिंदी में अगर फेल होते हैं तो सारे विषयों में फेल मान लिए जाते हैं। ऐसी नियमावली बना रखी है, यानी हिंदी हमारी उत्तर प्रदेश की राजभाषा है, इसलिए हिंदी में पास होना आपके लिए अनिवार्य है। हिंदी में अगर आप पास नहीं होंगे तो फिर आप किसी भी विषय में पास माने नहीं जाएंगे। तो मित्रों, हिंदी की तैयारी बड़ी महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज ये है कि बहुत सारे बच्चे मेरे पास फोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर साल भर मैं कोटा में था, तैयारी नहीं हो पाई, मैं फला इंजीनियरिंग कॉलेज में था, मैं नॉन स्कूलिंग कर रहा था। तो दोस्तों देखिए, मैं बहुत ईमानदारी से एक चीज बता दूं कि हिंदी लिटरेचर है और लिटरेचर की तैयारी 3 दिन में और 5 दिन में नहीं हो सकती। लिटरेचर की तैयारी करने के लिए आपको 6 महीना 8 महीने का समय चाहिए होता है। खैर, जो हुआ उस पर विचार करने का समय नहीं है क्योंकि यह मूर्ख का लक्षण है जो बीती हुई बातों पे सोचता है। कालिदास ने बताया था, चलन खादामि न तन्न जल्पे गतम न शोचामि कृतं न मन्ये द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि कच्चित् कथय भोज किम अहम भवामि मूर्खः। तो कहने का मतलब, गतम न सोचामि, जो बीत गया उस पर शोक करने वाला ये मूर्ख होता है। तो आइए, जो आगे 3 दिन बचा हुआ है उस 3 दिन का मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। चर्चा करने के पहले मैं रविकांत त्रिपाठी अपने चैनल को सब्सक्राइब करने का छोटा सा अनुरोध रखता हूं और ये चीज कहना चाहता हूं कि जिन बच्चों ने भी मेरे चैनल से शिक्षा प्राप्त की है, यदि उन्हें हमारा चैनल बेहतर लगा हो, यदि उन्हें हमारे चैनल से ऐसा महसूस हुआ हो कि वो परीक्षा में बेहतर पा सकते हैं, तो प्लीज ये पूरी पढ़ाई निःशुल्क है। इसलिए आगे आने वाली पीढ़ी, यानी जो बच्चे 11वीं से 12वीं में जा रहे हैं, उनको कृपया हमारा चैनल सजेस्ट जरूर करिएगा। ये छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी तरफ से है। और आइए हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन सी बातें मैं लेके आया हूं। पहली बात जो हमारी है कि पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करें। जी हां मित्रों, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड की एक जनरल नियमावली है कि पिछले वर्षों के जो प्रश्न हैं वे रिपीट होते हैं। ये मैं बार बार आपको बता रहा हूं, लाइव सेशन में ही बता रहा हूं, आज फिर मैं इस टिप्स में बता रहा हूं कि आपको ध्यान रखना है क्या कि प्रत्येक चीज का अध्ययन करने के लिए पहले ही बहुत कम समय बचा है। जी हां मित्रों, ये बिल्कुल सही बात है, इसमें किसी तरह की कोई हवाबाजी नहीं है, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं। बहुत कम समय आपके पास बचा है क्योंकि हम लोग एग्जाम सोच के चल रहे थे कि अप्रैल में होंगे, झटके से जो है यूपी बोर्ड ने कमेंस कर दिया नहीं 24 से ही होंगे। तो ये 1 महीने का डिफ्लेक्शन जो आ गया है ना, वो तैयारी में बहुत तेजी से वो लाया है, क्या कहते हैं, एक एक्साइटमेंट ला दिया है, यानी टॉपिक कैसे क्या करें। परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना है तो सबसे पहली चीज अपने समय का कुशलतापूर्वक उपयोग करने की आवश्यकता है। जितना समय आपके पास बचा है उतने समय का मैनेजमेंट आप प्रॉपर कर लीजिए। और परीक्षाओं में पाठ्यक्रम के हिसाब से अगर देखा जाए तो पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र आप जरूर देखिएगा। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, पिछले वर्षों के कम से कम 5 या 10 वर्षों के प्रश्न पत्र एकत्र कर लीजिए। जी हाँ मित्रों, आज आपका होमवर्क यही है, जब वीडियो देखेंगे उसके तुरंत बाद आप एक काम करिएगा, इंटरनेट के माध्यम से या विभिन्न सैंपल पेपर्स के माध्यम से या विभिन्न प्रकार के अनसॉल्व्ड पेपर के माध्यम से पिछले 5-10 वर्षों के प्रश्न पत्र एकत्र करिएगा और विभिन्न अध्यायों के प्रश्नों का वेटेज समझते हैं, किस पाठ से महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, जानना हो तो मैं पीछे के लाइव सेशन में बता चुका हूं कौन कौन से पाठ महत्वपूर्ण हैं। उन अध्यायों की पहचान करके आप ये ध्यान रख लीजिएगा कि कौन कौन सी चीजें कठिन हैं, कौन कौन सी चीजें औसत हैं और कौन कौन सी चीजें आसान स्तर की हैं। इसके बारे में जैसे ही आपको अंदाजा लग जाता है उस हिसाब से अपनी तैयारी करिएगा। कहने का कुल मतलब ये है कि आपको फिलहाल एक काम करना है कि पिछले 5-10 वर्षों के प्रश्न पत्रों को उठा करके उनके प्रश्नों को देख लेना है। नंबर 2, दूसरी चीज जो मैं आपको बता रहा हूं कि प्राथमिकता के अनुसार अध्ययन करना है। प्राथमिकता किसकी बनानी है, कौन सी चीज मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है जिस पे अच्छे अंक आ सकते हैं, कौन सी चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है लेकिन उस पर अंक कम आ सकते हैं, कौन सी चीज ऐसी है जो महत्वपूर्ण भी नहीं है लेकिन अंक ज्यादा आ सकते हैं, और कौन सी ऐसी चीज है जो महत्वपूर्ण भी नहीं है उस पे अंक भी नहीं आएंगे, तो किस पे रोकना है, किस पे चलना है। क्योंकि देखिए, अगर 2 नंबर का, जैसे मैं अभी लाइव सेशन पढ़ाते समय एक क्वेश्चन बताया था विभक्ति पे,
बहुत सारे व्यक्ति कह रहे हैं कि आत्मन में कौन सी विभक्ति है, नमन में कौन सी विभक्ति है, हम याद नहीं कर पा रहे हैं। 2 नंबर का मसला है। अब 2 नंबर के लिए आप क्या करेंगे, सिर्फ 2 नंबर के लिए आप बैठ करके 5 को 10 को शब्दरूप याद करेंगे, ये बहुत ज्यादा टाइम किलिंग है। तो इससे बेहतर है को 2 नंबर छोड़ के बाकी 98 नंबर की तैयारी करिए। लेकिन हाँ, जो 98 नंबर की तैयारी है वो 98 नंबर पूरा का पूरा आपके हिस्से आना चाहिए। तो इस तरीके से ध्यान रखना है कि सबसे महत्वपूर्ण टाइम टेबल अपने स्टडी प्लान बना लीजिए और उसमें बार बार चेंजिंग मत करिए। आप फटाक से आज के डेट में एक स्टडी प्लान बनाइए। ऐसे प्रश्न आते हैं जिन पर अधिक वेटेज है उन पर, और जो आसान अध्याय वाले अध्याय हैं, यानी ऐसे चीज जिस पर प्रश्न, जैसे देखिए मैं क्या बता रहा था, गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर, हमारे विषय की बात करें गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर। अब गद्यांश यही दे देगा, 5 प्रश्न होंगे, 2-2 नंबर के होंगे, 10 नंबर एक ही जगह मिलेगा। आपको बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है, गद्यांश में से ही उठा करके आपको उत्तर दे देना है, तो उस पर ज्यादा फोकस करिएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से आसान अध्याय और अधिक वेटेज वाली चीजों का चुनाव कर लीजिए और अपना एक स्टडी प्लान बनाइए, और उस स्टडी प्लान में बीच बीच में बार बार बदलाव मत करिए। जो प्लान आपका एक बार सेट हो गया उसी प्लान पर चलते रहिए। हाँ, प्राथमिकता सूची के अनुसार एक अध्ययन कार्यक्रम निर्धारित कर लीजिए और बेहतर परिणाम के लिए उसका पालन करिए। रोज रोज अपने प्लान में बदलाव अगर करेंगे तो बार बार आप प्लान ही बनाते रह जाएंगे, परीक्षा की तैयारी नहीं हो पाएगी। दूसरी चीज, पढ़ते समय आप अपने लिए अंक बनाइए। जिस समय आप अपना अध्ययन कर रहे हो ना, अध्ययन की क्षमता के आधार पर देख लीजिए कि आप वह विषय कितना तेजी से ग्रैप्स कर रहे हैं। जब आप अपनी तैयारी शुरू करते हैं तो उस विषय को पढ़ें जो आपको सीखने की आवश्यकता है, और फिर आसानी से सीखने के लिए सूचक वाक्य बनाएं। सूचक वाक्य समझते हैं, छोटी छोटी ट्रिक्स आप अपने लिए बना लीजिए। इसे सरल बनाने के लिए आप उत्तर और संबंध विषयों को दर्शाने के लिए क्या क्या बना सकते हैं, बुलेट। बुलेट समझते हैं, मोटरसाइकिल नहीं, बुलेट का मतलब होता है जैसे ये बिंदी, समझ रहे हैं। नंबरिंग कर लीजिए जैसे 1 2 3, या विशेष प्रतीक। विशेष प्रतीक मतलब अच्छा भैया चलो ये इंपॉर्टेंट है तो इसको स्टार बना लिया, ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है तो चलो इस पर ट्रायंगल बना लिया, ये थोड़ा और ज्यादा इंपॉर्टेंट इसको गोला बना लिया, समझ रहे हैं। तो इसको बोलते हैं विशेष प्रतीक। तो जब आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे उस समय जो महत्वपूर्ण चीजें मिलती हैं, उन महत्वपूर्ण चीजों के लिए बुलेट्स, नंबरिंग या विशेष प्रतीक, यानी आप कॉपी या किताब से जो पढ़ाई कर रहे होंगे, जिस समय पढ़ाई करते रहिए, लाल और नीला 2 कलर की कलम लेके बैठिए और जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उसको अंडरलाइन करते चलिए या विशेष प्रतीक बनाते चलिए, ताकि जब आप रिवीजन करने बैठेंगे तो आप जैसे ही कॉपी पलटेंगे तो जिन चीजों पर आप निशान लगाए होंगे उन चीजों पर पहले आपका दिमाग जाएगा और फटाक से आप उसको देख लेंगे। आगे वाले टिप्स पे चलेंगे कि सबसे जरूरी काम है आपका रिवीजन। जी हाँ दोस्तों, रिवीजन पढ़ने से भी ज्यादा महत्व रखता है रिवीजन। रिवीजन मैं भी करता रहता हूं रोज। जब आपकी क्लास में मैं आता हूं ना तो मैं 2 घंटा रिवीजन करके आता हूं। जी हाँ दोस्तों, मैं बड़ी ईमानदारी से बता रहा हूँ, 1 घंटे की आपकी क्लास पढ़ाने के लिए मैं 2 घंटा पढ़ के आता हूँ। एक बार अपना सिलेबस पूरा करने के बाद आपको रिवीजन करना चाहिए। रिवीजन से आपको अपनी कमियों का पता लगेगा, और दुनिया का सबसे मुश्किल काम है अपनी कमी पता लगाना। अपनी कमी जिस दिन इंसान को पता चल जाए वो भगवान बनने की दिशा में बढ़ जाएगा दोस्तों। अपनी कमियों का पता आपको तभी चलेगा जब आप रिवीजन करेंगे, और इससे आप आगे की रणनीति तय कर पाएंगे कि आगे आपको क्या करना है। इसलिए रिवीजन के लिए समय जरूर बचाइए, और रिवीजन करते समय आप जो पिछला वाला पॉइंट मैंने बताया था, नंबरिंग, विशेष प्रतीक या माइंड मैपिंग यानी डायग्राम, यानी अंडरलाइन कर लेना, स्पेशलाइज कर लेना, किसी चीज को पहचानने का तरीका जरूर बना लीजिएगा। दूसरी बात, पढ़ाई जरूरत के हिसाब से करें। जी हाँ दोस्तों, पढ़ाई जरूरत के हिसाब से करें। कई बार आपका क्या होता है, आप पढ़ाई करने बैठे हैं, थोड़ी थोड़ी देर पे जैसे लगता है कि नहीं, थोड़ा सा इधर थोड़ा सा उधर। कंसंट्रेशन बहुत मायने रखता है। देखिए, अपना मोबाइल और लैपटॉप ये साथ में अगर आप रखते हैं, इससे आपका ध्यान बढ़ता है। मैं आपको बड़े विश्वास से बता रहा हूं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, इसके बाद इसको बंद कर लीजिएगा। अपनी किताब और कॉपी से संपर्क रखिएगा। हाँ, जो बच्चे हमारे वीडियो से पढ़ते हैं तो वीडियो से अगर आप पढ़ते हैं तो नोट्स जरूर बना लीजिएगा। रविकांत सर के वीडियो के भरोसे मत रहिएगा कि नहीं सर तो बहुत बढ़िया समझाते हैं, सब याद आ जाता है। दोस्तों, जिस दिन जरूरत पड़ेगी सब भूल जाएगा।
तो रविकांत सर का भी अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो वीडियो देखने के बाद वही स्पेशल नंबरिंग करके, बुलेट्स लगा करके या अंडरलाइन करके आप नोट्स जरूर बना लीजिएगा। पढ़ाई के दौरान कभी भी ऐसे उपकरण नहीं रखने चाहिए, इससे आपकी एकाग्रता प्रभावित होती है। ध्यान दीजिए, जिस समय, क्योंकि 3 दिन बचे हैं भैया, इसी 3 दिन में आपको अपने आप को झोंक देना है, इसलिए अपनी एकाग्रता को प्रभावित होने वाली चीजें मत रखने दें अपने पास। और सबसे बड़ी चीज जो मैं बताना चाह रहा था वो ये है कि अपनी जरूरत की सारी चीजें एक जगह पे रखें। जैसे पढ़ाई करने बैठे हैं तो पानी की बोतल अपने पास रखिए, पेंसिल अपने पास रखिए, लाल नीला कलर का पेन अपने पास रखिए, नोटबुक अपने पास रखिए, किताब अपने पास रखिए। ये वे जरूरी चीजें जो आपकी पढ़ाई करवा सकती हैं, ताकि बीच बीच में बार बार आपको उठना न पड़े, बीच बीच में बार बार उठने पर आपकी एकाग्रता भंग होगी। दोस्तों, मैं आपको छठा पॉइंट जो लेके आ रहा हूं, ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। अक्सर दोस्त हमारे कहा करते हैं पढ़ाई के दौरान ब्रेक लेना चाहिए। पढ़ाई के दौरान, याद रखो, पढ़ाई के दौरान ब्रेक लेना चाहिए, मैं भी कह रहा हूं, लेकिन ब्रेक को ब्रेक की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। हाईवे पे ब्रेक नहीं लिया जाता। हाईवे पे ब्रेक लेंगे, पीछे वाली गाड़ी मारने की बजाएंगे। इस समय आप हाईवे पे हैं, 3 दिन का समय बचा है, दिमाग को कंट्रोल में रखते हुए आपको फुल स्पीड से आगे बढ़ना है। ब्रेक लगाने का वैसा तो समय नहीं बचा, फिर भी आपको आवश्यकता के अनुसार बीच बीच में आपको लगभग 15 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहिए। 15 मिनट का छोटा सा ब्रेक लेने से आपको अंदर की एनर्जी को रिस्टोर करने में मदद मिलेगी। लगभग 45-50 मिनट की पढ़ाई अगर आप करते हैं तो 15 मिनट का ब्रेक जरूर ले लीजिए। हाँ, ध्यान क्या रखना है, यह जो आपका 15 मिनट का ब्रेक है वो कैसा होना चाहिए, 10-5, 5-10 या 5-5-5 में विभाजित मत करिएगा भाई। ये नहीं है कि 45 मिनट की पढ़ाई में 3 बार 5-5 मिनट के लिए चले गए, एक बार लघुशंका के लिए चले गए, तो एक बार घूमने के लिए चले गए, तो एक बार पानी पीने के लिए चले गए, तो थोड़ा टहल के आते हैं, शरीर दर्द कर रहा है, बचिए। 3 दिन का मसला है भैया, 3 दिन में आपको धुआं उड़ा देना है और इसी 3 दिन में अपने आप को साबित करके दिखा देना है कि आई एम द बेस्ट अमंग दिस वर्ल्ड। सो फॉर इट, आपको यदि 15 मिनट का ब्रेक लेना है तो ये ब्रेक 15 मिनट का एक बार में लीजिए। आप आराम से जाइए, रिलैक्स होइए, नाश्ता करिए, घूमिए, टहलिए और फिर आकर के बैठ जाइए। उसको पार्ट पार्ट मत तोड़िए। ठीक है दोस्तों, आप अपनी एकाग्रता बनाए रखने के लिए 1 घंटे में छोटा ब्रेक आपको लेना चाहिए। 60 मिनट की लगातार पढ़ाई न करिए, 45 मिनट की पढ़ाई करिए, 15 मिनट का ब्रेक लीजिए, रिलैक्स रहेंगे। अच्छी नींद लें। दोस्तों, ये बड़ी समस्या है, बहुत सारे दोस्त हमसे कहा करते हैं सर नींद आती ही नहीं है, मेरे पास परसों से आ रहे हैं मैसेज, सर नींद गायब हो गई है। दोस्त, नींद मंगाइए। नींद आपकी एकाग्रता में मदद करती है, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पढ़ाई के दौरान खुद को चौकस रखने के लिए आपको क्या क्या करना है, स्वस्थ भोजन करना है। क्या करना, स्वस्थ भोजन, हरी सब्जियां खाइए, दालें खाइए। यदि आप नॉनवेज के शौकीन हैं, यदि नॉनवेज खाते होंगे तो आप अंडा खा सकते हैं, मछली खा सकते हैं, रेड मीट से परहेज करिएगा। जो भी मुर्गा बकरा खाने वाले लोग हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं 2-3 दिन बचा ले जाइए। ठीक है, जब भी परीक्षाएं चल रही हैं, क्यों, क्योंकि वह आपके शरीर में पचने में समय ज्यादा लेता है और आपके अंदर ड्राउजनेस लाता है। सो फॉर इट, मछली खा सकते हैं, कंप्लीट फूड है, अंडा खा सकते हैं, कंप्लीट फूड है, लेकिन मैं वैसे भी नॉनवेज से बचने का प्रयास करता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि मैं रविकांत त्रिपाठी फुल वेजिटेरियन हूं, और यदि आपको चाहिए कि नहीं एकाग्रता बनी रहे तो नॉनवेज को तो तिलांजलि दे दीजिए, भूल जाइए नॉनवेज कोई चीज होती है। वैसे भी जीव हत्या महापाप है, ठीक है, उसको भी जीने का हक है। इसलिए कोशिश करिए कि आप शाकाहार पे रहिए, और शाकाहार में हरी सब्जियां जरूर लीजिए, प्रोटीन युक्त दालें जरूर लीजिए, और दही लीजिए। दही में कैलोरी ज्यादा होती है, पचती आसानी से है। यदि आप भोजन में दही 1 कटोरी डेली लेते हैं तो उससे आपकी एनर्जी रिस्टोर रहती है। ठीक है, तो आपको स्वस्थ खाना खाना चाहिए और आराम करना चाहिए। और आपको सबसे महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, 6 से 7 घंटे की नींद लेनी चाहिए। 6 से 7 घंटे आराम से सोइए। फल है, हरी सब्जियां हैं, फलों का रस आदि लीजिए। शारीरिक व्यायाम वगैरह कुछ करना चाहे तो कर सकते हैं। हाँ, महत्वपूर्ण चीज क्या कहते हैं, महत्वपूर्ण चीज आपकी ये है कि जंक फूड, चीनी लेपित पदार्थ और कैफीन से आपको बचना है। बर्गर, चाउमीन और पनीर रोल और ये वो XYZ से बचिए परीक्षा के दौरान तक। यानी परीक्षा तक आपको यह चीजें क्या करेंगी, ड्राउजनेस लाएंगी, और इन चीजों से आपको दिक्कत हो सकती है, तो प्लीज इससे बचिए। आइए हम आगे चलेंगे, और बस एक लाइन के साथ हम आपकी बात को यहां पूर्ण करेंगे।
कि यह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है। मैं दोस्तों आपको बता रहा हूं, रामधारी सिंह दिनकर कह रहे हैं, रविकांत मित्र त्रिपाठी नहीं कह रहे हैं। यह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल, वह दीपक जो बहुत दूर दिखाई दे रहा है, झिलमिलाता हुआ दिखाई दे रहा है, दूर नहीं है। थक कर बैठ गए क्या राही, मंजिल दूर नहीं है। वह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या राही, मंजिल दूर नहीं है। हमको थकना नहीं है, हमको चलते रहना है। चिंगारी बन गई लहू की बूंद गिरी जो पग से, हमारे पैरों की बूंद, हमारे पैर जब चलेंगे इस धरा पर, कौन सी परीक्षा के कठिन रास्ते पर, जो इससे लहू की बूंद गिरेगी वो चिंगारी बनेगी दूसरों के लिए। दूसरे लोग इसी चिंगारी को देख करके आगे आएंगे, इसी रास्ते जाकर के परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त किया है, मुझे भी चलना चाहिए। चिंगारी बन गई लहू की बूंद गिरी जो पग से, चमक रहे पीछे मुझ देखो चरण चिन्ह जगमग से। जो चरण चिन्ह तुम्हारे हैं ना, देखो पीछे कितने जगमगा रहे हैं। बहुत अच्छा काम अभी तक आप लोगों ने किया है, और दोस्तों जितना बढ़िया आप लोगों ने किया है, बस उसी को केवल आपको सामने दिखा देने का वक्त आ गया है, इसलिए एकदम जी जान से लग जाइए। शुरू हुई आराध्य भूमि, यह क्लांति नहीं गई राही, और नहीं तो पांव लगे हैं क्यों पड़ने डगमग से। आपके पांव डगमगा क्यों रहे हैं भाई, आपके पांव डगमगाने नहीं चाहिए, आपके पांव बिल्कुल मत डगमगाए, चलते रहिए। बाकी होश तभी तक जब तक जलता तूर नहीं है, बाकी होश तभी तक जब तक चलता तूर नहीं है। थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। अपनी हड्डी की मसाल से हृदय चीरते तम का, सारी रात चले तुम दुख झेलते पुलिस निर्मम का। एक खेल है शेष, बस लास्ट टाइम आपको तैरना है। बहुत मेहनत आपने कर ली, बस अब अंतिम बार आपको तैरना है। एक खेल है शेष किसी भी पार उसे कर जाओ, वह देखो उस पार चमकता है मंदिर प्रियतम का। ये आकर इतना पास फिरे, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो कह रहे हैं कि परीक्षा की तैयारी नहीं है सर, अब क्या करें। थककर इतना पास, इतना नजदीक आप आ चुके हो, और इसके बाद आप लौट जाएंगे। आकर इतना पास फिरे वो सच्चा शूर नहीं है। थककर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मैं आपके लिए बताना चाह रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए मैं घोषित कर रहा हूं, दिशा दीप्त हो उठी प्राप्त कर पुण्य प्रकाश तुम्हारा। तुम्हारा प्रकाश पाकर के ये दिशाएं दीप्त हो उठी हैं, लिखा जा चुका अनल अक्षरों में इतिहास तुम्हारा। अग्नि के स्थान स्फुलिंग चमकते हुए अक्षरों में आपका नाम लिखा गया है। जिस मिट्टी ने लहू पिया वो फूल खिलाएगी ही, जिस मिट्टी ने आपका संघर्ष देखा है वही मिट्टी आपको परिणाम देगी। इसलिए मित्रों घबराना नहीं है, आगे बढ़ना है। दिशा दीप्त हो उठी प्राप्त कर पुण्य प्रकाश तुम्हारा, लिखा जा चुका अनल अक्षरों में इतिहास तुम्हारा। जिस मिट्टी ने लहू पिया वह फूल खिलाएगी ही, अंबर पर घन बन छाएगा यह उच्छ्वास तुम्हारा। आज जो हताशा के उच्छ्वास निकल रहे, क्या करें, नहीं, यही उच्छ्वास आज अंबर पर बादल बनकर छाएगा। और अधिक ले जांच देवता इतना क्रूर नहीं है। यह देवता, मैं हमेशा से कहता हूं, अनाथ कौन है यहाँ, अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। भगवान में भरोसा रखिए। मैं बार बार कहता हूँ, पूज्य राजन जी महाराज और पूज्य प्रेम भूषण जी महाराज की कथाएं मैं बड़ी बार सुनता हूँ। लोग कहते हैं कि हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। चिंता से दूर होइए, मन लगा करके पढ़ाई करिए और अपने रिजल्ट पे केंद्रित होइए। और अधिक ले जांच देवता इतना क्रूर नहीं है, और अधिक ले जांच, जितना तुमको जांच करना हो आप जांच कर लीजिए, आपका देवता क्रूर नहीं है। देवता मतलब भगवान। थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। और उससे भी बड़ी चीज जो रविकांत मित्र त्रिपाठी की टैग लाइन है, जिसके भरोसे रविकांत मित्र त्रिपाठी चलते हैं और आपको भी चलने की रिक्वेस्ट करते हैं, यदि मन में आपने मान लिया तो हार है, और यदि ठान लिया तो जीत है। इसलिए दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है। यह जो पीछे हम लोगों ने डिस्कशन किया, इस डिस्कशन के क्रम में आपको ये 7 चीजें ध्यान में रखनी है। मैं फिर से समराइज कर दूं, अच्छी नींद लें, अच्छा खाएं। आप पढ़ाई के दौरान ब्रेक अगर लें तो एक बार में लें, ये नहीं कि बार बार कई सारा ब्रेक ले गए हैं। जरूरत के हिसाब से पढ़ाई करें, अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ें न, सामग्री अपने पास रखें ताकि बार बार उठना न पड़े। रिवीजन सबसे जरूरी काम है, रिवीजन पे हमेशा ध्यान रखें। रिवीजन करने के पहले जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई में जो महत्वपूर्ण चीजें मिलती हैं उसको अंडरलाइन करते जाएं, उसको निशान बनाते चले जाएं।
प्राथमिकता के अनुसार अध्ययन करना शुरू करें कि कौन सी चीज आपके लिए ज्यादा जरूरी है और पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको बता रहा हूं। दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का अगर आपने 5 वर्षों के प्रश्न पत्रों का अध्ययन कर लिया तो फिर यह मान के चलिए कि वर्तमान का जो प्रश्न पत्र आएगा उसके 60% मतलब आपके निकाल लिए जाएंगे इसी से। तो इसलिए दोस्तों ये सारी चीजें रविकांत त्रिपाठी की तरफ से आपके लिए रही। बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। आप अपना बेस्ट करेंगे और इतना बेस्ट करेंगे कि हम लोगों को गर्व हो कि हमें यह बताने में पूरी तरह से समाज के सामने अच्छा लगे, गर्व के साथ हम बताएं कि ये बच्चा हमसे पढ़ा था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। ये 20 मिनट का 25 मिनट का जो भी वीडियो बना होगा मुझे लगता बहुत ज्यादा नहीं होगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। तो मैं एक बार चलते चलते आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। सभी सम्मानित आचार्यगण, प्रधानाचार्यगण, अभिभावकगण का अभिवादन करता हूं। रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल अपने लिए तो सब्सक्राइब करिएगा चाहे नहीं करिएगा, लेकिन आगे आने वाली जो पीढ़ी है यानी जो बच्चे 11वीं से 12वीं में जा रहे हैं उनको ये चैनल जरूर बताते जाइएगा ताकि वे बच्चे भी आप ही की तरह बेहतर ज्ञान प्राप्त कर सकें। तो ठीक है मित्रों, मिलते हैं जल्दी। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।